10वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल शिक्षा डायरी ऑफ इंडिया यानी SDI के अंदर। करते 25 वर्ष हो गए हैं और इन 25 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है और जो समझा है उसका लाभ सभी बच्चों को मिल पाए, इस हेतु मेरे दिमाग के अंदर एक योजना आई और वो योजना थी कि YouTube चैनल के माध्यम से मैं सब बच्चों तक अपना ये नॉलेज पहुंचाने का प्रयास करूं और वही मैंने किया है। और ये आज आपके बीच में विज्ञान विषय कक्षा 10 का लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं आपके बीच में है। जी हाँ, आज की इस YouTube क्लास के अंदर में कक्षा 10 के अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको वो उपलब्ध करा पाऊं जिसकी आपको आवश्यकता है। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें पदार्थों की प्रकृति और पदार्थों की रासायनिक आदत क्या है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये सब हम जाने उससे पहले हमें समझना होगा कि पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार का है, क्योंकि अभिक्रियाएं तभी संपन्न होगी जब पदार्थों में परिवर्तन होगा। तो पदार्थों के परिवर्तन की जहाँ बात करें तो पदार्थ में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। प्यारे बच्चों, दोनों प्रकार के परिवर्तन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं और आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। सिर्फ ज़रूरत है आपको ध्यान से सुनने की, समझने की। तो सुनिए आप, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसके होने पर, समझिए इस बात को, ऐसा परिवर्तन जिसके होने पर पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं। समझिए फिर दोबारा से, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं लेकिन उसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जी, एक बार और फिर समझिए आप कि भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसके रासायनिक गुणधर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि इस परिवर्तन की क्या विशेषता है। इस परिवर्तन की क्या विशेषता है? तो भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ भौतिक अवस्था बदलती है, नया पदार्थ नहीं बनता है। क्योंकि रासायनिक संगठन में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और दूसरी विशेषता इसकी है कि यह अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय होती है। यह जो परिवर्तन है यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, अर्थात यदि कोई पदार्थ में परिवर्तन हुआ है तो जो इस कारण से परिवर्तन हुआ है, यदि उस कारण को हटा लिया जाए तो पुनः वह उसी अवस्था में आ जाता है जिस अवस्था में वह पहले था। इस प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रमणीय, यानी कि वापस पुनः वही अवस्था प्राप्त कर लेना जहां से परिवर्तन शुरू हुआ था। इस तथ्य को अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जल की अवस्था परिवर्तन। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, बर्फ, पानी और वाष्प अवस्था। ठीक है, आप आइडिया लगाइए कि जो बर्फ होता है वो ठोस अवस्था में होता है, पानी जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है और वाष्प जो होती है वो गैस अवस्था में होती है। लेकिन तीनों अवस्थाओं का अगर अपन अवलोकन करते हैं तो तीनों अवस्थाओं में
बदलाव हुआ है किस बात का? भौतिक अवस्थाओं का। बर्फ ठोस है और जब बर्फ में परिवर्तन हुआ, जब उसको हीट किया तो वह पानी में बदल गया, यानी कि जल में बदल गया। ये उसकी लिक्विड फॉर्म आ गई है, द्रवीय अवस्था आ गई है। लेकिन अगर इसको और अधिक गर्म किया जाए तो यह वाष्प अवस्था में चला जाता है, यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन किस कारण से परिवर्तन हुआ है, उस कारण को हटा दो। जी हाँ, उस कारण को हटा दो, यानी कि वापस वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो वह जल में बदल जाएगा, और जल को और ठंडा करेंगे तो वह बर्फ में बदल जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जल की अवस्था परिवर्तन का जो उदाहरण है, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आप देखिए, किसी भी अवस्था में, चाहे बर्फ की अवस्था चेक करें, चाहे पानी की अवस्था चेक करें, चाहे आप वाष्प की अवस्था चेक करें, जल जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में उसके अंदर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में 2:1 में मौजूद रहता है, यानी कि उसके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा कि ऐसा परिवर्तन जिसकी भौतिक अवस्था तो बदलती है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब बात करते हैं अपन पदार्थ में दूसरे प्रकार का परिवर्तन कौन सा है। जी, दूसरे प्रकार का परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इस बात को अपन समझते हैं। देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक संगठन में, या यूं कहें कि उसके रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। या फिर एक बार याद करना चाहिए अपन को कि दो चीजें हो रही है। यहाँ पर भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है और उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन हो रहा है। इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि इस प्रकार के परिवर्तन की विशेषता क्या है। हमें ये जरूरत पड़ती है कि हम ये समझें कि इस परिवर्तन की विशेषता क्या है। जी, अब समझिए आप यहाँ पे क्या विशेषता है। इसकी दो विशेषता आपके बीच में रखूँगा मैं। नंबर 1 विशेषता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। जब भी रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, और यह जो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। मतलब यानी कि एक बार अगर ये परिवर्तन संपन्न हो जाता है तो पुनः वह पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है जिसमें परिवर्तन हुआ है। जी हाँ, जिस पदार्थ में परिवर्तन हुआ है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो फिर दोबारा से वह पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यूं कह सकते हैं कि यह स्थायी परिवर्तन है, बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर एक बार जब संपन्न हो गया तो सो गया, फिर अपन इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो फिर थोड़ा सा कंपैरिजन समझिए आप। भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर भौतिक परिवर्तन के साथ साथ उसके रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन को अपन अस्थायी परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि बाद में वो वापस पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन को हम कहेंगे स्थायी परिवर्तन, क्योंकि अब इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण की। जी, रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो है जैसे मोमबत्ती का जलना। जी, जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती पिघलती जाती है, यानी कि उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उसके बाद जो मोमबत्ती जल कर के फिनिश हो जाती है तो हम ये देखते हैं
कि अब हम वापस मोमबत्ती को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मोमबत्ती पुनः प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि वो मोमबत्ती जो है जल करके खत्म हो चुकी है और गैसीय रूप धारण करके वायुमंडल में जा चुकी है। अब पुनः हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मोमबत्ती का जलना, ध्यान रखें शब्द को, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन कभी अगर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मोमबत्ती का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक इसी प्रकार से अपन बात कर सकते हैं, जैसे दूध से दही बनना। दूध से दही बनना, दूध का जो टेस्ट होता है वह दही का नहीं रहता है, यानी कि दही जो है वो खट्टा हो जाता है। यानी कि क्या रहा रिजल्ट, हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ परिवर्तन हुआ है कि अब दूध से हम वापस जो है जो दही बना है उस दही से हम दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दूध से दही बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने समझा कि पदार्थों के अंदर परिवर्तन होता है, पदार्थों के अंदर परिवर्तन होता है और इन परिवर्तन की बदौलत ही अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो अब आगे हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, तो एक साफ सुथरी बात अगर अपन समझें तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वह रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब एक बार और स्मरण कीजिए बच्चों कि रासायनिक परिवर्तन क्या था, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक परिवर्तन के साथ साथ भौतिक अवस्था में बदलाव के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन में भी बदलाव हो जाता है। तो ऐसा अगर किसी पदार्थ के साथ होता है तो हम उस पदार्थ के लिए कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कर रहा है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को अपन यूँ समझ सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लिया जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, सोचिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल, जब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। अब सोचिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, हम पता करते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो स्वयं जलती है। हाइड्रोजन की प्रकृति क्या है, वह स्वयं जलती है। और ऑक्सीजन की क्या प्रकृति है, ऑक्सीजन की प्रकृति है वह जलाने में सहायक है। तब आप देखिए इन दोनों बहनों की क्या आदतें हैं। एक बहन तो जलती है और दूसरी बहन जलाती है, लेकिन जब इन दोनों का मिलन होता है और जो अभिक्रिया संपन्न होती है तो एक नया पदार्थ बनता है जिसका नाम है जल। अब आप विचार करिए जल की क्या प्रकृति है। जल आग बुझाने का काम करता है। जी हाँ, जल आग बुझाने का काम करता है। इसलिए मैं फिर कहना चाहूँगा यहाँ पे कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसका जो रासायनिक संगठन है वो भी बदल जाता है और उसके गुणधर्म भी बदल जाते हैं। एक जल रही है, एक जला रही है, और उधर जाएंगे तो जो नया पदार्थ बना है वह बुझाने का काम करता है। तो हमने समझ लिया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है, लेकिन अब यह समझना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है इसका निर्धारण कैसे किया जाए।
ये कैसे पता लगाया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो उसके 4 स्तंभ है। जी हाँ, उसके 4 स्तंभ है। नंबर 1 है अवस्था में परिवर्तन, नंबर 2 रंग में परिवर्तन, और नंबर 3 गैस का उत्सर्जन, और नंबर 4 है ताप में परिवर्तन। ये 4 प्रक्रियाएं अगर होती है तो हम ये समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे अवस्था परिवर्तन में। तो अवस्था परिवर्तन का उदाहरण अपन लेते हैं, जैसे लकड़ी का जलना। जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी ठोस होती है। जी हाँ, लकड़ी जलती है तो लकड़ी जलने से पहले ठोस होती है, लेकिन जब वो जलती है तो उसके पश्चात जो है उसकी गैस रूप तो वायुमंडल में चला जाता है और शेष राख बच जाती है। लेकिन अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि अगर राख से अगर लकड़ी प्राप्त करना चाहें तो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन हो गया? यह रासायनिक परिवर्तन हुआ है और रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे संपन्न हुई है, क्योंकि भौतिक अवस्था बदल गई है। दूसरा तरीका है रंग में परिवर्तन। जी हाँ, रंग में परिवर्तन से भी हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। जैसे कॉपर सल्फेट का जो विलयन लेंगे, जो कि नीले रंग का होता है, अगर इस विलयन के अंदर लोहे की कील डाल दें और कुछ समय तक उसको अगर इस सॉल्यूशन में पड़ा रहने दें, इस विलयन में रहने दें, और तत्पश्चात जब इसको हम इस विलयन से बाहर निकालते हैं तो लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, लेकिन जो शेष विलयन बचता है उस विलयन का रंग जो है हल्का हरा रंग हो जाता है। कारण क्या है कि कॉपर सल्फेट जो है आयरन से विक्रिया करके और फेरस सल्फेट का निर्माण कर देता है, और कॉपर जो है उससे अलग होकर के और उस कील के ऊपर निक्षेपित हो जाता है। इस कारण से जो कील का रंग है वह भूरा हो जाता है। जी, तो रंग में परिवर्तन यदि हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तीसरा प्रकार है गैस का उत्सर्जन। यदि गैस उत्सर्जित हो रही है तो हम फिर भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे एक बीकर लेकर के उसके अंदर जिंक के कुछ दाने डाल दें और उसके बाद उसमें तनु एस्टर सल्फोर की मिलाएं, तो हम ये पाएंगे कि उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है और जिंक सल्फेट बनता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इससे क्या समझ में आता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। और लास्टली, जब अभिक्रिया के होती है अगर उसमें तापमान में भी अगर परिवर्तन हो रहा हो तब भी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, यदि उस कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है, जी हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड को यदि जल में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका आप सबको पता है कि अपने दीवारों पर पुताई के काम में इसको लिया जाता है। लेकिन प्रोसेस समझिए कि जो ही चूने को पानी में मिलाते हैं तो पानी का तापमान बढ़ जाता है। तो बात समझने की यह है कि तापमान का बढ़ना या तापमान का घटना, अगर दोनों प्रकार की प्रक्रिया हो रही है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जी हाँ, अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हमें थोड़ा सा इसकी टर्म्स को समझना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो इसमें कौन कौन होते हैं और क्या क्या बनता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ अभिकारक एवं उत्पाद की। जी, अभिकारक किसको कहते हैं और उत्पाद किसको कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दोबारा सुनिए, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उनको कहते हैं अभिकारक। देखिए, एक उदाहरण है, जिंक सल्फेट की अभिक्रिया जब तनु एस्टर सल्फोर से कराते हैं तो यहाँ पर जिंक और तनु एस्टर सल्फोर दोनों अभिकारक है, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं।
इसलिए इन्हें अभिकारक कहते हैं। वहीं अपन समझना चाहेंगे उत्पाद के बारे में। जी हाँ, तो उत्पाद क्या है, ध्यान से समझिए। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर हमें प्राप्त होते हैं तो वो कहलाते हैं उत्पाद। अभिक्रिया जब संपन्न हो गई तो बना क्या, जो भी बनता है वह उत्पाद कहलाता है। इसे उत्पाद भी कह सकते हैं, इसको क्रियाफल भी कह सकते हैं। जैसे जिंक की अभिक्रिया तनु एस्टर सल्फोर यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो उत्पाद कौन हुए, जब अभिक्रिया संपन्न हुई है तो क्या बना, क्या तैयार हुआ है, तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली है। इसका मतलब उत्पाद कौन हुए, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो अब तक हमने समझा है पदार्थों में परिवर्तन को, फिर हमने समझा रासायनिक अभिक्रिया को, और फिर हमने ये समझा कि रासायनिक अभिक्रिया यदि संपन्न हो रही है तो उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। लेकिन अब हम बात यहाँ पे ये करने जा रहे हैं कि यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे की जाए। तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है हमें रासायनिक समीकरण की। जी हाँ, तो रासायनिक समीकरण क्या होती है, इस बात को अपन समझते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके प्रतीक और रासायनिक सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी उनके बड़े बड़े जो नाम हैं उनको लिखना, उनके बजाय उनके प्रतीक और उनके सूत्र लिख करके अगर उनको व्यक्त कर दिया जाए तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। जी हाँ, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब ये शाब्दिक वर्णन है। क्या कह रहे हैं हम कि यदि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। बहुत लंबा वर्णन हुआ है। अब इस वर्णन को हम एक अभिक्रिया के रूप में व्यक्त करना चाहें तो इसकी शब्द समीकरण क्या बन सकती है कि मैग्नीशियम लिख सकते हैं अपन प्लस, अब वायु या फिर ऑक्सीजन लिख सकते हैं। ये दोनों अभिकारक हैं और ये अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। अब समझना है हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन है, यहाँ पे उत्पाद, क्योंकि अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बना हुआ है ये, इसलिए इसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और ऑक्सीजन का जो अणुसूत्र होता है O2। अब ये दोनों अभिकारक हैं तो दोनों आपस में मिलकर के क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है MgO। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण प्राप्त हो जाती है Mg प्लस O2 और तीर का निशान MgO। इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। जब बात समझ में आ गई है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो जरूरत पड़ती है कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के का नियम क्या है, उसकी विधि क्या है, तो उसके लिए अपन यहाँ बात कर रहे हैं। 5 पॉइंट मैं आपके बीच में रख रहा हूँ जिससे हम पता कर सकते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण के 2 हिस्से होते हैं, एक दायां हिस्सा, एक बायां हिस्सा। जो दायां हिस्सा होता है उसमें अभिकारक होते हैं और जो बायां हिस्सा होता है उसमें उत्पाद होते हैं। तो अभिकारकों को 2 या 2 से अधिक अभिकारक यदि हैं तो दोनों को प्लस का निशान लगा करके लिखते हैं। इसी प्रकार से जो उत्पाद बनता है, जो भी उत्पाद बनता है उस उत्पाद को बाईं ओर प्लस का निशान लगा करके लिखते हैं। यदि सिंगल है कोई बात नहीं, लेकिन यदि एक या एक से अधिक है तो फिर अधिक होने पर धन का चिन्ह लगा करके
और उसे लिखते हैं। और दोनों अभिकारक और उत्पाद के मध्य, ध्यान देना इसमें, अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाते हैं और तीर की निशान की जो दिशा होती है वह अभिकारक से उत्पाद की ओर होती है। यानी कि अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और उत्पाद को बना रहे हैं। यदि इस चिन्ह को अपन ने उल्टा लगा दिया तो अर्थ ये हो जाएगा कि उत्पाद मिलकर के अभिकारक बना रहे हैं, जो कि सर्वथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उत्पाद के अंदर यदि कोई गैस निकलती है तो खड़ा तीर का निशान लगाएंगे ऊपर की ओर और हम ये बताएंगे कि गैस निकल रही है। लेकिन यदि कोई अवक्षेप बनता है, जी हाँ, यदि कोई अवक्षेप बनता है तो तीर का निशान नीचे की ओर लगा करके और हम उसको दर्शाएंगे कि यह अवक्षेप बन रहा है जो पेंदे में बैठता है। तो इन बातों का अपन ध्यान रख करके जब समीकरण लिखते हैं तो वह समीकरण जो है हमारी बिल्कुल सही होती है। कुछ हद तक हमेशा तो आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन फिर भी यदि अपन 100% में समीकरण लिखना चाहें तो फिर हमें जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं वो और बनने वाला जो उत्पाद है उसकी भौतिक अवस्थाओं को भी हमें लिखना नितांत आवश्यक हो जाता है। गैस अवस्था के लिए स्मॉल g, लिक्विड के लिए यानी द्रव अवस्था के लिए स्मॉल l और जलीय के लिए AQ, ये हम कोष्टक में सूत्र के या प्रतीक के नीचे लिखते हैं। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जा सकता है। अब इतनी बात अपन ने समझ ली है कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। लेकिन अब बात ये आती है कि जब रासायनिक समीकरण अपन लिखते हैं, जैसे कि अपन ने ऊपर समझा है कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि Mg+O2 मिलकर के MgO बना रहे हैं। तो यह जो समीकरण है यह असंतुलित समीकरण है। तो फिर समझना पड़ेगा संतुलित समीकरण क्या है। जी, संतुलित समीकरण क्या है? तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में यानी दोनों पक्षों में समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में यदि परमाणुओं की संख्या समान है तो हम कहेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमें उसे संतुलित करने की आवश्यकता रहती है। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण जो है हमारे बीच में कि यदि लोहे की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। समझिए इस चीज को। अब पहली जो समीकरण यहाँ दाईं ओर दे रखी है यह असंतुलित समीकरण है, लेकिन जो बाईं ओर समीकरण दे रखी है उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों में जो है परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। इसलिए इसको संतुलित समीकरण कहेंगे कि इसमें आयरन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल दोनों पक्षों में समान संख्या में हैं, इसलिए यह संतुलित समीकरण होगी। तो एक बार और समझेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है तो इसी प्रक्रिया को इस प्रकार से इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जी, अब यदि कोई समीकरण असंतुलित है और हम चाहते हैं उसे संतुलित करना तो उसकी भी हमारे पास विधि होनी चाहिए। तो 10वीं की जो बुक है उसके अंदर जो विधि दे रखी है हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। तो यहाँ हम उदाहरण ले रहे हैं वापिस, लोहे की अभिक्रिया जल से करवा रहे हैं। तो लोहे की अभिक्रिया जब जल से होगी तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस अभिक्रिया का असंतुलित रूप जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब इसको किस प्रकार से संतुलित करना है हीट एंड ट्रायल विधि से, तो इसकी 7 स्टेप है। तो 7 स्टेप में हम ये समझेंगे कि इसको संतुलित किस प्रकार से किया जा सकता है। जी हाँ,
अब फर्स्ट स्टेप में देखिए आप, चरण प्रथम में क्या करेंगे कि जो अभिक्रिया हमें असंतुलित दे रखी है, जो समीकरण असंतुलित है, उस समीकरण में जो भी अभिकारक एवं उत्पाद दे रखे हैं, उनके जो सूत्र दे रखे हैं, उनके चारों ओर हम बॉक्स बना देंगे। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से अपन बॉक्स बना देंगे। और दूसरा चरण क्या है उसको समझिए। असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की हम सूची बनाएंगे। सूची के लिए हमें एक टेबल की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें 3 कॉलम होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक तरफ तत्व होगा जिसमें Fe और हाइड्रोजन के लिए H और ऑक्सीजन के लिए O, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब इनकी संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसके लिए 2 ब्लॉक बनाएंगे। अब सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे आयरन यानी कि Fe, तो Fe अगर अपन यहाँ पर अभिकारक में देखते हैं तो अभिकारक में सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर हम संख्या लिख देंगे 1। लेकिन यही बात अपन उत्पाद में देखते हैं तो उत्पाद में Fe3O4 के अंदर Fe कितना है, 3, तो इसलिए यहाँ पर हम संख्या लिख देंगे 3। इसी प्रकार से हम आते हैं हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन अभिकारक में जो है कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2। ये किस में है, H2O में। H2O में हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। और उत्पाद में जो है हाइड्रोजन की जो संख्या है वो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर भी 2 है। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे आगे कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है जल के अंदर 1 है, लेकिन अगर अपन उत्पाद में आएंगे तो उत्पाद के अंदर Fe3O4 के अंदर ऑक्सीजन की जो संख्या है, परमाणु संख्या, वो 4 हैं, परमाणुओं की संख्या 4 हैं। तो हम इस टेबल के आधार पर देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा असंतुलित कौन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा असंतुलित है ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ऑलरेडी संतुष्ट है, दोनों तरफ 2-2 है। लेकिन अगर लोहे की बात करें तो लोहा भी असंतुष्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा असंतुष्ट है वो है यहाँ पर ऑक्सीजन। जी, इसके बाद आता है चरण 3। तो चरण 3 में अब हम क्या करते हैं कि चरण 3 के अंदर अभिकारक के उत्पाद में सबसे अधिक परमाणु वाले जो तत्व है उसको हम संतुलित करेंगे। तो उसके लिए उसमें हमें प्राप्त होता है ऑक्सीजन, जो सबसे ज़्यादा असंतुष्ट है। तो इसके लिए इस बार फिर हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल में भी 3 कॉलम होंगे। पहले ऑक्सीजन के परमाणु है ना, इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, प्रारंभ में कितना है और संतुलन के पश्चात कितना होगा। और इधर हम 2 कॉलम बनाएंगे, अभिकारक में एवं उत्पाद में। अब बात करते हैं प्रारंभ की, कि प्रारंभ में अभिकारक में ऑक्सीजन कितनी है और प्रारंभ में उत्पाद में ऑक्सीजन कितनी है। तो जब अभिकारक के अंदर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन 1 है। अब ये किसके अंदर है तो उसको कोष्टक में लिखेंगे, H2O के अंदर 1 है, तो कोष्टक लगा करके और उसके बाहर, कोष्टक के बाहर हम लिखेंगे 1, यानी कि बॉक्स के बाहर हम लिखेंगे 1। और फिर इधर Fe3O4 के अंदर यानी कि O यानी ऑक्सीजन 4 हैं, तो कोष्टक लगा करके और 4 बाहर लिखेंगे। और Fe3O4 के अंदर है तो वो Fe3O4 हम अंदर लिख देंगे। तो इस प्रकार से लिखने के पश्चात संतुलन के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ रही है, तो जब उत्पाद में 4 है और अगर हम 4 यहाँ पर अभिकारक में करना चाहेंगे तो अभिकारक में ऑलरेडी 1 है, तो 1 को हम किससे गुणा करें कि 4 के बराबर हो जाए। तो स्वाभाविक हमारी गणित कहती है कि हम 4 से 1 को गुणा करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू लगा करके हम 4 लिख देंगे, 1 × 4 लिख देंगे और इधर जो बॉक्स में हम 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम आंशिक संतुलित समीकरण लिखेंगे। तो बॉक्स में Fe आ जाएगा और बॉक्स के अंदर ही H2O आ जाएगा, लेकिन H2O को हमने 4 से गुणा करा था, तो H2O के बाहर के जो बॉक्स है उसके बाहर 4 आ जाएंगे और तीर का निशान Fe3O4 और प्लस का निशान और फिर बॉक्स में H2। इस प्रकार से अब हम
प्रक्रिया नंबर 4 यानी कि स्टेप नंबर 4 में आ जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में पहुँचते हैं तो पहले हाइड्रोजन संतुलित थी, लेकिन जब ऑक्सीजन को संतुलित किया तो फिर हाइड्रोजन भी असंतुलित हो गई है। तो सबसे पहले हमको किसको संतुलित करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर वापस उसी प्रकार से टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन के परमाणु रहेंगे और अभिकारक में उसकी क्या पोजीशन है और उत्पाद में उसकी क्या पोजीशन है। तो प्रारंभ में हम देखते हैं कि जो प्रारंभ में हाइड्रोजन की क्या पोजीशन आ रही है, तो हाइड्रोजन H2O के अंदर 4 दूने 8 यानी कि 8 हाइड्रोजन बन रही है। और यदि इधर देखते हैं हम उत्पाद के अंदर तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 बन रही है H2 के अंदर। अब अगर अपन संतुलित करने के लिए अगर अपन देखें तो फिर हमें H2O के अंदर 4 दूनी 8, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 8, लेकिन उत्पाद के अंदर अपन देखेंगे कि सिर्फ 2 है। तो हमें 2 को हम किससे गुणा करें? बात समझना ढंग से। यहाँ पे 2 को हम किससे गुणा करें कि 8 हो जाए? तो फिर हमारी गणित ये कहती है कि 2 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 × 4 अपन लिख देंगे, 2 × 4 अपन यहाँ पे लिख देंगे। और उसके पश्चात जब हम आंशिक संतुलित समीकरण लिखेंगे तो हमारी समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि बॉक्स के अंदर Fe लिख देंगे और बॉक्स के अंदर H2O लिख करके और उससे बाहर हम 4 लिख देंगे यानी कि 4 लिख देंगे। और तीर का निशान Fe3O4 प्लस अब H2 को हम 4 से गुणा करेंगे क्योंकि हमने 4 से गुणा किया था वहां पे, तो हम यहाँ पे भी 4 से गुणा करके इसको लिख देंगे जी। इस प्रकार से हमारी ये आंशिक संतुलित समीकरण हो गई है। अब इसको आंशिक संतुलित समीकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी ये पूर्णतः संतुलित नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो आयरन को संतुलित करना है, इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि यह आंशिक संतुलित समीकरण है। अब मैं बात कर रहा हूँ चरण 5 की यानी कि स्टेप 5 की। यहाँ पर हम अब लोहा को संतुष्ट करेंगे यानी कि Fe को संतुष्ट करेंगे। तो जो बॉक्स में हमारा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देखेंगे कि सब संतुलित होने के बाद उत्पाद में अगर हम जाएंगे तो उत्पाद के अंदर यहाँ पर Fe जो है वो 3 है। तो अभिकारक में भी यदि Fe को हमें 3 करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो जिस बॉक्स में Fe लिखा हुआ है उससे पहले हम 3 लिख देंगे। 3 लिखने के पश्चात पूरी अभिक्रिया को अपन चेक करेंगे, पूरी समीकरण को चेक करेंगे। तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 6 के अंदर और हम चेक करेंगे दोनों पक्षों के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो गई है? समान हो गई है। देखिए एक बार चेक करिए, Fe के सामने 3 है यानी कि Fe 3 है इधर। तो उत्पाद में आएंगे तो Fe3O4 के अंदर Fe कितना है? 3 है। यस। अब आगे बात करेंगे H2O के अंदर H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 है और 2 गुणा हो रही है 4 से, तो हाइड्रोजन कितनी हो गई यहाँ पे? 8। तो इधर आएंगे अपन यहाँ पे तो 4H2O यानी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गई है। तेरे दोनों पक्षों में हाइड्रोजन बराबर हो गई है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जल के अंदर 1 है लेकिन गुणा हो रही है 4 से, तो यानी कि हाइड्रोजन कितनी हो गई है? 4 हो गई है। और इधर Fe3O4 के अंदर ऑक्सीजन कितनी है? 4 है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यह अभिक्रिया जो है, ये समीकरण जो है वो संतुलित हो गई है। तो इस प्रकार से समीकरण को संतुलित करना कहलाता है हीट एंड ट्रायल विधि। क्या कहलाता है? हीट एंड ट्रायल विधि। यदि परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि यदि कोई समीकरण दे दी जाए और कहा जाए कि हीट एंड ट्रायल विधि से इसको संतुलित कीजिए, तो हमारा यही तरीका रहेगा इसे संतुलित करने का। अब आएंगे हम स्टेप नंबर 7 के अंदर और उसमें हमें करना कुछ भी नहीं है। जो अभिक्रिया हमारी जो ऊपर समीकरण थी उस समीकरण के अंदर हमने जो बॉक्स लगा रखे थे उन बॉक्स को हटा करके समीकरण को दोबारा वैसी की वैसी साफ सुथरी लिख देंगे गुणांकों के साथ जिससे हमने गुणा किया है। जैसे कि H2O को हमने 4 से इंटू किया था तो वहाँ पर 4 लगा देंगे और H2 को हमने 4 से इंटू किया था तो वहाँ पर भी हम
4 लगा देंगे और समीकरण को ऐसा कैसे लिख करके और फिर उनकी भौतिक अवस्थाओं को हम दर्शा देंगे। जैसे कि Fe जो है वो ठोस है तो कोष्टक में S लिख देंगे, उसके नीचे H2O गैस है तो हम उसके नीचे G लिख देंगे, और Fe3O4 ये ठोस है तो S लिख देंगे, और H2 गैस है तो गैस लिख देंगे, G लिख देंगे उसके नीचे। अब सोचने वाली बात यहाँ पे है कि H2O तो जल अवस्था होती है, यानी कि द्रव अवस्था होती है, लेकिन ये जो समीकरण है ये जंग की समीकरण है ना। इसलिए यहाँ पर जो है वाष्प अवस्था में जल को दर्शाया गया है, इसलिए G इसके लिए उपयोग किया गया है कि यहाँ पर जल जो है वो वाष्प अवस्था में है। अब समझिए, अब तक हमने जो अध्ययन किया है इस भाग 1 के अंदर, उसमें क्या महत्वपूर्ण अध्ययन किया हमने, उसके लिए क्या प्रश्न बन सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हो सकते हैं जो परीक्षा में हमें उनको याद करना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो देखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न है, इसको हमें लर्न करना है। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। और अगला प्रश्न जो है वो है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद आता है, अभिकारक एवं उत्पाद से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण से समझाइए। और अगला प्रश्न आपके लिए यूं है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, निम्न असंतुलित समीकरण को संतुलित कीजिए और Fe प्लस H2O अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसकी कि अभी अपन ने बातचीत की है। उसके आधार पर इसको संतुलित करना हमें है। जी, बहुत अधिक समय हो गया है आप लोगों को सुनते सुनते, और आपने जो वीडियो पूरा देखा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगले वीडियो के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है और उनकी परिभाषाएं क्या है, सबके बारे में बात करने जा रहा हूँ भाग 2 के अंदर। इसलिए आप भाग 2 को देखना ना भूलें, अवश्य इसको पूरा देखें। और यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, यदि आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, यदि आपके रिवीजन हो पा रहा है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फिर इसको शेयर करें। ये मुझे आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।